गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने ज्ञान सागर में पाठ कामचोर शुरू किया था। आपने पढ़ा था इस पाठ में कि किस तरह से जो है वो अ, एक परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं और वे कोई काम नहीं करते। तो जो अब्बा मियाँ हैं वो ये आदेश जारी करते हैं कि ये बच्चे जो है वो हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, तो इसलिए ये सारा दिन खाली पड़े रहते हैं, तो घर के नौकरों को छुट्टी दे दी जाए और बच्चों से काम करवाया जाए। और साथ ही उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि यदि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे जो थे उन्हें लगा कि ये तो बहुत बुरा होगा उनके साथ, तो उन्होंने सोचा कि वो हिल हिल कर पानी पिएंगे। और जब वो बहुत मज़ेदार पाठ है, आपने अब तक पढ़ा भी है इसमें, तो जब वो सारे हिल हिल कर पानी पीने लगे तो एक दूसरे को धक्का दिया, सुराही मटके सब फोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो कोई और कार्य करेंगे, तो उन्होंने उनसे कहा गया कि जो दरी है वो बहुत गंदी हो रही है, तो दरी को झाड़ें। तो कुछ बच्चों ने जो है वो उसके चारों कोने पकड़कर सबने मिलकर उसको झाड़ना शुरू किया, तो सारा घर धूल से भर गया और बच्चों के सिर पर, कपड़ों पर, सब पर धूल जम गई। फिर उन्हें बाद में याद आया कि इस पर पानी डाल लेना चाहिए था झाड़ने से पहले। तो बाद में याद आया तो बाद में पानी डाल दिया, और पानी डालने से क्या हुआ, वो सारी धूल कीचड़ बन गई और सारे बच्चे बुरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो गए और उन्हें सबको वहाँ से भगाया गया। और जो पड़ोस का घर था वहाँ के नौकरों को बुलवाकर उन बच्चों को 25 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से, 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलवाया गया। और इस तरीके से जो है वो सारे बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इस धींगा मुश्ती में, धींगा मुश्ती मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। यानी पेड़ों में पानी देने के लिए गए तो वहाँ पर भी एक दूसरे के सिर में बर्तनों को मारना शुरू कर दिया। तो उन्हें लगा, उन कायल हो गए मतलब मान गए, हमने ये मान लिया कि ये सफाई का काम हमारे बस का नहीं है, ना हम पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। तो बस उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। क्योंकि उनके घर में मुर्गियाँ पाली जाती थी और मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए जो है वो बाहर निकाला जाता था। उनके दड़बे बने हुए थे जिसमें उन्हें बंद किया जाता था, तो मुर्गियाँ दड़बों से बाहर थी। उन्होंने सोचा कि हम और कोई काम तो कर नहीं सकते, चलो मुर्गियों को दड़बे में बंद कर देते हैं। बस शाम से ही जो बाँस छड़ी हाथ में ली, हाथ पड़ी मतलब मिली, उसे हाथ में लेकर लगे मुर्गियाँ हाँकने, चल दड़बे, यानी अपने दड़बे में जा। लेकिन साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, किसी ने हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। अब मुर्गियाँ पकड़ने से कभी भी पकड़ में नहीं आती हैं, तो वो जैसे इनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी खीर रखी थी, चांदी के वर्क लगा रही थी जो उनकी काम वाली थी, तो मुर्गियाँ उसके ऊपर से फड़फड़ाती हुई उसमें पंजे मारती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगी हुई है। क्योंकि मुर्गियाँ उड़ रही थी, पहले वो खीर के प्यालों में कूदी, वहाँ से उड़कर वो जो दीदी है उसके सिर के ऊपर से उड़ी, तो वो सारी खीर उनके पंजों से उसकी दीदी के धुले हुए सिर पर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। क्योंकि ये मुस्लिम परिवार की पृष्ठभूमि की कहानी है, तो आपको पता है कि वहाँ परिवारों में पान खाने की विशेष रूप से प्रथा है। महिलाएं भी बहुत पान खाती हैं, तो वो अपने पास एक पानदान रखती हैं जिसमें पान लगाने की सारी सामग्री, सुपारी, कत्था, चूना इत्यादि रखी रहती है। तो अम्मा जो थी वो, उनका पानदान खुला हुआ था, उसमें कत्था, चूना, सुपारी इत्यादि रखे थे। तो जो एक मुर्गा था वो फटाफट उसमें कूदा और उसमें कूदने से उसके पंजों में कत्था और चूना लग गया। और वो जो कत्थे और चूने वाले पंजे थे वो लेकर जैसे कूदा, तो वो नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी नानी की सफ़ेद चादर वहाँ पड़ी थी, उसके ऊपर से कूदा, तो वो कत्थे और चूने वाले उसके जो पंजे के निशान थे वो सारे के सारे उस सफ़ेद चादर पर आ गए।
एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी। एक मुर्गी जो थी वो कूदी और वहाँ दाल जो थी वो बन रही थी पतीली में, उसके ऊपर वो भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर गिरी। यानी मोरी किसे कहते हैं? गंदे पानी की नाली को। वो वहाँ से दाल की पतीली में छपाका मारा, वहाँ से जो भागी तो वो फिसल गई। फिसली कहाँ? नाली में। और इतनी तेजी से नाली में फिसली कि जो नाली का सारा कीचड़ था वो मौसी जी के मुंह पे आके पड़ा। वो बेचारी वहीं बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल यानी बिना किसी नियंत्रण के। नकेल डालने का मतलब होता है जो नाक में से रस्सी पशुओं के बांधी जाती है। तो बेनकेल का मतलब बिना किसी नियंत्रण के। वो सब इधर से उधर दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। उधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। यानी कुछ बच्चों को याद आया कि भेड़ें भी जो है वो वापस आ गई हैं, तो और कुछ नहीं करें तो भेड़ों को खाना खिला दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो झपटी, तो भागकर जाना कठिन हो गया। सूप मतलब जो छाछ होता है जिसमें अनाज फटका जाता है, उसमें उनका दाना रखा था। वो एकदम से देखते ही भूखी, पहले एक तो वो भूखी थी, फिर उन्हें खाना दिखाई दे गया तो वो तुरंत उस सूप के ऊपर झपट पड़ी। अल्ट अल्टम पल्ट अष्टम पल्टम पल तख्तों पर चढ़ गई। वो जो जहाँ रखा हुआ था सूप तख्तों के ऊपर, वहाँ पर वो चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। यानी भेड़ चाल जो है वो बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो इन भेड़ों में सबसे आगे भेड़ होती है, बाकी भेड़ें उसी का अनुसरण करती हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करती हैं। यानी एक भेड़ जिधर जाएगी बाकी भेड़ें वहीं जाएंगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर भेड़ों का झुंड जा रहा है और आप सबसे आगे वाली भेड़ के सामने कोई बाधा रख दें तो वो उसको कूद कर पार करेगी, और उसके बाद आप उसे हटा लें तो बाकी भेड़ें बिना बाधा के भी उसी तरह से कूद कूद के वहाँ से निकलेंगी जिस तरीके से पहली भेड़ निकली थी। यानी वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो इसलिए भेड़ चाल मशहूर है। तो जैसे जैसे आगे वाली भेड़ें जा रही थी कूदती हुई, उसी तरह पीछे की भेड़ें जा रही थी। तखत पर बानी दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी उनके घर में किसी का विवाह था, दहेज का दुपट्टा था जिसके ऊपर उन्हें बहुत सारा काम करना था, कढ़ाई इत्यादि करनी थी। तो वो आपस में जो थे वो बातें कर रही थी महिलाएं, और भेड़ें क्या हुआ, बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। वहाँ पर उन्होंने सबने गंदगी कर दी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी सारी भेड़ें एक साथ वहाँ से निकली तो ऐसे लगा जैसे टैंकों से और बमों से जो है वो किसी ने हमला किया हो। यानी इस तरीके से उन्होंने नुकसान किया, जो चीज़ उनके रास्ते में आई उस सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, यानी आगे आगे बच्चे वो सूप लेके जा रहे थे जिसमें उनका दाना था, और भेड़ें जो थी वो उसके पीछे पीछे शिकारी कुत्तों की तरह से हमला करते हुए जा रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ यानी एक जो बड़ी दादी थी, वो उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, यानी वो एक तखत पे सो रही थी, भेड़ें उनके ऊपर से कूदते हुए चली गई। जब भेड़ें उनके ऊपर से कूदी तो ना जाने वो सपने में कौन से महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। यानी उन्हें समझ ही नहीं आया हुआ क्या, तो वो बहुत ज़ोर से मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। इतने में जो है वो उन्हें सामने सब्जी वाली दिखाई दे गई, उसकी टोकरी में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी। तरकारी मतलब सब्जी, तो वो बिल्कुल सामने ही थी, सामने बैठी हुई थी। तो भेड़ें जो थी उन्होंने वो दाना तो भूल गई सब्जी को देखकर, वो सीधे सब्जी की टोकरी के ऊपर टूट पड़ी, उसको खाने के लिए दौड़ पड़ी। सब्जी वाली दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। उसने सोचा वो भेड़ों को भगा देगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों।
भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। यानी अगर उसने सोचा कि वो भेड़ों को मार के भगा देगी, लेकिन भेड़ों के शरीर के ऊपर इतनी सारी ऊन होती है कि अगर कोई भेड़ों को मारता है तो भेड़ों को चोट नहीं लगती, बल्कि भेड़ जो है वह वापस मारने वाले के ऊपर चढ़ जाती है। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। यानी एक तरफ तो ये पहले उन्होंने क्या किया, मुर्गियों को बंद करने की कोशिश की, मुर्गियां दड़बे में बंद नहीं हुई, तो उन्होंने भेड़ों को दाना खिलाने की कोशिश की और इस प्रयास में जो था वो पूरा घर तहस नहस हो गया। जितनी महिलाएं थी सब परेशान हो गई, यहाँ तक कि तरकारी वाले की तरकारी भी जो है वो भेड़ें खा गई। तो और पूरे घर में हंगामा मच गया। उधर दूसरे बच्चे जो थे वो भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, जिसको ये धमकी दी गई थी कि रात को अगर काम नहीं करोगे तो रात को खाना नहीं मिलेगा। दो चार भैंसों का दूध दूहने के लिए वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। यानी वो बच्चे जो थे, 4 भैंसें थी घर में, वो उनका दूध निकालने के लिए जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। यानी जो बच्चे थे वो भैंस का दूध निकालने के लिए चल दिए और जो बाल्टी उन्हें मिली वो बाल्टी लेकर चल दिए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। वो जो थे वो भैंस ने बाल्टी में लात मारी, वो समझ गई कि ये अनाड़ी है और दूर चली गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी उसके अगले पैर भी बांध दिए जाएं और पीछे वाले पैर भी बांध दिए जाएं और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाए से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस समझ गई कि उसके अगले पैरों को भी बांधने की कोशिश हो रही है। पीछे वाले 2 पैर जो थे वो चाचा जी सो रहे थे, उनकी चारपाई के साथ बच्चों ने बांध दिए। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। यानी चाचा जी की आंख तो खुल गई पानी गिरने से, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि भैंस भाग रही थी और चाचा जी जो है वो उनकी चारपाई को घसीटते हुए भाग रही थी और भागते हुए वो पानी के ड्रम से टकरा गई। और वो पानी जब चाचा जी के ऊपर गिरा, वो बेचारे सोए हुए थे बहुत गहरी नींद में, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए वो कुछ समझ पाते तभी उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो भैंस है वो भाग रही है और वो बेचारे चारपाई पे बैठे हुए चिल्ला रहे हैं। तो अभी यहाँ तक बच्चों की कारस्तानियों के बारे में आपने पढ़ा, और बाद में क्या हुआ ये हम अगले पाठ में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इस पाठ में से आपको जितना आपने अब तक पढ़ा है बच्चों, उसमें से आपको एक पंक्ति में जिनका उत्तर आप लिख सकें ऐसे 20 प्रश्न बनाने हैं। और कुछ बच्चों ने मेरे पास इससे पहले चैप्टर का वर्क भेजा है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, जो अपना काम मेरे पास व्हाट्सएप नहीं भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को इसके प्रश्नोत्तर लिखकर और मुझे व्हाट्सएप करना है। और बाकी का जो चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम इससे अगले पीरियड में करेंगे। उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।